नमस्कार दोस्तों, हम हैं बाणगंगा चेक पोस्ट पर इस समय और यहाँ से करेंगे हम अपनी आगे की शुरुआत। तो आगे की यात्रा की पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए देखते रहिए मेरा पूरा वीडियो। इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि हम कैसे पहुंचेंगे बाणगंगा चेक पोस्ट पर। उसकी पूरी जानकारी पाने के लिए देखिए मेरा पहला वीडियो। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप ऊपर स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, उसका लिंक आ रहा होगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम अपनी यात्रा के इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं आपको। बाणगंगा चेक पोस्ट एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट है और यहाँ से ही आपकी एक्चुअल में यात्रा स्टार्ट होती है। यहाँ पर आपके सामान की और आपकी चेकिंग होती है और स्कैनिंग होती है। कोई भी टबैको प्रोडक्ट और नशीले पदार्थ अलाउड नहीं है, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो या तंबाकू हो। सो आप ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी सामान ऐसी आपके पास है तो उसको आप फेंक दीजिएगा। पूरी यात्रा के दौरान ध्यान रखिएगा, आपको 3 से 4 बार ऐसे सिक्योरिटी चेक से निकलना पड़ता है और यहाँ पे आर्मी वाले वो सामान आपसे फेंकवा देंगे। सिक्योरिटी चेक से निकलने के बाद आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, यदि आपको घोड़ा, पिट्ठू या खच्चर आदि करना है तो आप सिक्योरिटी चेक पार करते के साथ ही आपको वो लोग मिल जाएंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार उनको भी अपने साथ यात्रा पर ले जा सकते हैं। यदि आपके साथ कोई बुजुर्ग है या बच्चे हैं तो ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। इनके जो रेट हैं वो जनरली वैष्णो माता श्राइन बोर्ड वालों ने फिक्स किए हुए हैं, तो आपको उतना बार्गेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इनको बुक कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं अपनी यात्रा। तो जय माता दी का नारा लगाइए और अपनी यात्रा स्टार्ट कर दीजिए। सिक्योरिटी चेक पोस्ट पार करने के बाद, जो बाणगंगा चेक पोस्ट है वो पार करने के बाद आप अपनी यात्रा एक्चुअल में स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी यात्रा में आपका पहला पड़ाव बाणगंगा पड़ता है। ये बाणगंगा एक स्नान घाट है। इस स्नान घाट की अपनी एक पौराणिक मान्यता है। मान्यताओं के अनुसार माना जाता है जब माता वैष्णो भैरव से बचकर पहाड़ों की तरफ जा रही थी तो उनके साथ हनुमान जी भी थे। रास्ते में जब हनुमान जी को प्यास लगी तो उन्होंने माता से विनती की कि उन्हें पानी चाहिए। तो माता ने अपना त्रिशूल निकाला था और धरती पर प्रहार करके इस जलधारा को अवतरित किया था, जिसमें हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई और माता ने अपने केश धोए थे। सो ये मान्यता है ऐसी कुछ। सो आप भी इस स्नान घाट पे आइए। यहाँ पे कुछ एक मंदिर बने हुए हैं तो आप मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं, वरना आप स्नान घाट पे आइए। आपको स्नान करना है आप स्नान कीजिए, अदरवाइज आप जल का छिड़काव करके अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो दृश्य है और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर पानी बहुत ही ठंडा है, तो ध्यान रखिएगा। श्राइन बोर्ड वालों ने आपकी जो यात्रा है इसको सुखद बनाने के लिए बहुत सारे इंतजाम किए हुए हैं। पूरे रास्ते भर में आपको पानी पीने के लिए टंकियां, शौचालय के लिए टॉयलेट्स और आराम करने के लिए बहुत सी जगह पर बेंच लगाए हुए हैं। तो आपकी यात्रा बहुत ही सुखद होगी और आरामदायक होगी। पूरे रास्ते भर वैष्णो माता श्राइन बोर्ड वालों ने टिन के शेड लगा रखे हैं जो आपको धूप से और गर्मियों से, दोनों से और बरसात से, सभी से बचाते हैं। आप जयकारा लगाइए और अपनी यात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते रहिए।
यात्रा में आपका अगला पड़ाव चरण पादुका पड़ेगा। ये चरण पादुका जो मंदिर है बाणगंगा से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि जब माता पहाड़ों पर चढ़ रही थीं तो यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकी थीं और देखा था कि कहीं भैरव उनका पीछा तो नहीं कर रहा। यहाँ पर एक शिला पर माता के चरण चिन्ह विद्यमान है। यहाँ पर ये मंदिर बहुत शानदार बना हुआ है। आप मंदिर के अंदर आइए और दर्शन कीजिए उस चरण पादुका के और अपनी जर्नी को फिर स्टार्ट कीजिए। जब आप यात्रा करेंगे तो यात्रा के कुछ स्टार्टिंग किलोमीटर्स में आपको लगेगा ही नहीं आप की यात्रा कर रहे हैं। आपको दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें दिखाई देंगी। कुछ दुकानें फ़ोटो स्टूडियोज़ हैं, कुछ खाने पीने की हैं और बहुत तरह की दुकानें हैं जहां पर आप विश्राम कर सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं या फिर जो फ़ोटो स्टूडियोज़ हैं वो एक मंदिर की तरह बनाए हुए हैं जहां पे लोग अपना बेसिकली लोकल ड्रेस में पहनकर अपने फ़ोटो खिंचवाते हैं। जो लोग वापस आ रहे हैं यात्रा करके वो आपको यहाँ पर कुछ एक दुकानें हैं जहाँ पे फुट मसाजर्स या मसाज वाले बैठे होते हैं, तो वो अपनी यात्रा ख़त्म करके इसका आनंद लेते हुए निकलते हैं। आप उन लोगों को देखेंगे और साथ ही साथ आपको आपकी तरह लोग मिलेंगे जो यात्रा के लिए चढ़ रहे हैं। वो जयकारा लगाते जाएंगे, आप उनके साथ जयकारा लगाइए और अपनी यात्रा को जारी रखिए। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, आपको चढ़ाई के समय सीढ़ियाँ भी मिलेंगी। ये सीढ़ियाँ आपकी दूरी को थोड़ा कम कर देती हैं, पर ये थकाने वाली होती हैं, तो आप इनका प्रयोग थोड़ा सोच समझ के ही कीजिएगा। मैं सुझाव ये दूंगा, जब आप उतरते हैं तो आप इनका प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि उस समय आपको इतनी मेहनत नहीं लगेगी उतरते समय, वरना चढ़ते समय आपकी सांस फूल जाएगी। तो ध्यान रखिए अपना और उसके हिसाब किताब से अपने शरीर की के हिसाब किताब से देख लीजिए। दूसरी चीज, जो यहाँ पूरे रास्ते में यदि आपको भोजन करना है तो आप श्राइन बोर्ड द्वारा बनाई गई कैंटीन पे भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी किफ़ायती रेट्स पर आपको भोजन उपलब्ध है और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। वैसे तो आपको पूरे रास्ते में बहुत सारे होटल्स और खाना खाने वाले ढाबे मिल जाएंगे, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार आप जहाँ चाहे वहाँ भी रुक सकते हैं। आपकी यात्रा का अगला पड़ाव अर्धकुंवारी है। इसे हम गर्भगृह के नाम से भी जानते हैं। अर्धकुंवारी आपका जो है यात्रा का आधा भाग संपूर्ण करता है। ये एक गुफा है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि माता ने यहाँ पर इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी और यहाँ से निकलने के पश्चात ही भैरव का वध किया था। सभी भक्तों की ये आशा होती है कि वो इस गुफा के जरूर दर्शन करें, पर यहाँ पर गुफा में दर्शन करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर भक्तों की काफ़ी भीड़ होती है और जिसके लिए आपको काफ़ी समय का इंतजार करना पड़ता है। आपको कम से कम 8 घंटे और 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं। तो इस गर्भ गुफा के दर्शन करने के लिए आपको एक पर्ची लेनी होगी। आप पर्ची वहाँ बने काउंटर से कटवा सकते हैं और आप देख लीजिए आपका नंबर कब आएगा। मेरी एक सलाह है, आप पर्ची कटवा लीजिए और देख लीजिए कि नंबर आपका कब तक आएगा। यदि आपका नंबर 5 या 6 घंटे में आ जाता है तो आप रुक जाइए और दर्शन करके ही आगे बढ़िए। नहीं तो आपको लगता है कि आपका नंबर 2 या 3 दिन में आएगा तो आप अपनी यात्रा कंटिन्यू करिए और वापस आते समय आप यहाँ पर गर्भगृह में इस गुफा के दर्शन कर सकते हैं। अर्धकुंवारी पर आपको श्राइन बोर्ड द्वारा बनाए गए भवन या डॉर्मेट्रीज अवेलेबल हैं, पर उनकी बुकिंग आपको पहले से एडवांस में करानी होगी, वरना ऑन स्पॉट बुकिंग मिलना बहुत ही मुश्किल है। यदि आप चाह रहे हैं कि आप दर्शन करें
तो आप पहले से ही प्लान कर लीजिए कि आप यहाँ पे बुकिंग करा लें, ताकि यदि आपको 1 या 2 रात यहाँ निकालनी पड़े तो आप उन भवन में या डॉर्मेट्री में अपनी रात निकाल सकें। वैसे इस जगह पे बहुत ही चहल पहल होती है, यहाँ पर आपको लगेगा नहीं कि दिन और रात सभी बराबर रहते हैं। भक्त हमेशा चढ़ाई करते रहते हैं, तो यहाँ इस जगह पे भीड़ हमेशा ही बनी रहती है। यहाँ पे आपको मैकडॉनल्ड्स और सीसीडी जैसी और कई सारी दुकानें भी आपको मिल जाती हैं। यदि आप अपनी यात्रा जारी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है आप उसमें दर्शन कर सकते हैं और आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह का नज़ारा होगा आपको यहाँ पर अर्धकुंवारी पर, और इस तरह का ये मंदिर बना हुआ है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर भीड़ हमेशा आपको मिलेगी भक्तों की, तो आप जयकारा लगाइए, दर्शन कीजिए और आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइए। यात्रा में अर्धकुंवारी के बाद आपका जो अगला पड़ाव होगा वो सीधे माता का भवन होगा। ये अर्धकुंवारी से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप अपनी यात्रा धीरे धीरे चलते जाइए और यात्रा पूरी करते जाइए। वैसे तो बीच में एक पॉइंट है सांझी छत, आप उसको अपना अगला टारगेट मान सकते हैं। सांझी छत एक हेलीपैड है और जो भक्त हेलीकॉप्टर से आते हैं कटरा से, उन्हें हेलीकॉप्टर इस जगह छोड़ता है और वो यहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। अर्धकुंवारी से कुछ एक ई रिक्शाज अब और ऑटो चलते हैं जो कि सिर्फ वृद्ध लोगों के लिए और जो थोड़े शारीरिक रूप से असमर्थ होते हैं उनके लिए ही है। नॉर्मल लोगों को, जो साधारण लोग हैं, उनके लिए वो सेवा अवेलेबल नहीं है, तो आप अर्धकुंवारी से वो भी कर सकते हैं। जब आप भवन के आसपास पहुंचेंगे तो आपको एक अलग ही एहसास होगा। जैसा कि मैंने बताया था, यदि आप शाम के समय अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं तो लगभग 8 से 10 घंटे या 12 घंटे लग जाएंगे आपको यात्रा पूरी करने में, और आप अगली सुबह होते होते ही वहां पहुंचेंगे। तो आप सुबह सुबह स्नान करके माता के दर्शनों के लिए लाइन में लग सकते हैं। भवन के पास बने हुए स्नान घर में आप स्नान कीजिए और वहां पर बनी हुई दुकानों से आप प्रसाद लीजिए, भेंट लीजिए और दर्शनों के लिए लाइन में लग जाइए। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप अपने साथ सामान नहीं ले जा सकते दर्शनों के लिए, सिर्फ आप भेंट ही ले जा सकते हैं, और कोई भी चमड़े का सामान अलाउड नहीं है। तो अच्छा होगा कि आप अपना सामान वहाँ बने हुए लॉकर में रख दें। और यदि आपको याद हो, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि आप एक लॉकर का लॉक अपने साथ रखें, जिससे कि आपको समय की बचत होगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक लॉकर ऐसे होते हैं जिनमें लॉक्स अवेलेबल नहीं होते और आपको वेट करना होता है। तो यदि आपके पास अपना लॉकर लॉक होगा तो आप अपना सामान लॉकर में रख देंगे और ताला लगा सकते हैं, जिससे आपकी समय की बचत होगी। जब आप दर्शनों के लिए लाइन में लगे हैं तो आप पूरी तरह से माता के दर्शनों के लिए ध्यान लगाइए, क्योंकि भवन में माता 3 पिंडी स्वरूपों में विराजमान है और आपको बहुत कुछ सेकंडों का ही समय मिलता है सिर्फ दर्शनों के लिए। वहाँ पर बैठे हुए पुजारी और आर्मी के लोग सिर्फ आपको माता के दर्शन करने के लिए बोलेंगे और उनकी तरफ सिर्फ आपको दिखाएंगे कि दर्शन कीजिए और आप आगे बढ़िए। कई घंटों का सफ़र सिर्फ महज कुछ सेकंडों के दर्शनों के लिए ही है, तो आप पूरा ध्यान सिर्फ माता के दर्शनों की तरफ लगाइए और दर्शन करके वापस बाहर की तरफ आ जाइए। बाहर आपको बैठकर थोड़ी सी साधना कर सकते हैं। वहाँ पर खुले में जगह है जहाँ पर आप माता का नाम जप सकते हैं।
और यदि भेंट के रूप में आपके पास नारियल है तो आप उसको पहले ही अलग कर लीजिए, क्योंकि भवन के अंदर जहाँ पे दर्शन होते हैं वहाँ पे नारियल अलाउड नहीं है। आपको बाहर बैठे पुजारी आपसे आपका नारियल ले लेंगे और आपको एक टोकन दे देंगे, और जब आप वापस दर्शन करके आएंगे तो बाहर आप वो नारियल कलेक्ट कर सकते हैं। वो आप भवन में माता 3 पिंडी स्वरूपों में महालक्ष्मी, महाकाली और सरस्वती माता विराजमान है। आप इनके दर्शन करने के पश्चात आपकी यात्रा पूरी होती है। पर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि जब तक आप भैरव के दर्शन नहीं करेंगे तब तक आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। सो आपको माता के भवन के दर्शन करने के बाद आपको भैरव के दर्शन करने जरूरी हैं। भैरव मंदिर माता के भवन से 3 किलोमीटर और ऊंचाई पर स्थित है। माता के भवन के दर्शन करने के बाद आप भैरव के दर्शन के लिए चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको 2 घंटे का समय लगेगा भैरव मंदिर पहुँचने में। अभी यहाँ पर केबल कार की सुविधा भी स्टार्ट कर दी गई है, तो आप यदि चाहते हैं तो केबल कार के भी मज़े ले सकते हैं। आप पहुँचिए भैरव मंदिर और वहाँ पे करिए भैरव बाबा के दर्शन। वहाँ पर प्रसाद ले लीजिए और भैरव का प्रसाद वहाँ पर ही चढ़ा दीजिए। भैरव घाटी का नज़ारा कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। और जैसा कि आपने सुबह सुबह दर्शन करे हैं तो भैरव घाटी पे आपको पहाड़ों के बीच उगता हुआ सूरज देखने को मिलेगा। ये नज़ारा बहुत ही शानदार होता है। यही कारण था मैंने आपको बोला था कि आप अपनी यात्रा रात के समय स्टार्ट करें। आप जब रात के समय स्टार्ट करेंगे तो आप पूरी यात्रा रात में चढ़ेंगे और सुबह आपको बहुत ही पहाड़ों पर अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। तो आप दर्शनों के साथ साथ एक प्राकृतिक सौंदर्यता का नज़ारा भी ले सकते हैं। भैरव घाटी पर आप देखेंगे यहाँ पर एक पक्के में बहुत बना हुआ बैठने की जगह है, तो आप वहाँ बैठ जाइए और वहाँ पे आराम विश्राम कर सकते हैं। क्योंकि अब आप अपनी यात्रा तो पूरी कर ही चुके हैं, तो अब आप आराम कीजिए और सौंदर्य प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा लीजिए। आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं, तो आप अपना प्रसाद थोड़ा संभाल के रखिएगा, वरना वो आके झपट कर कब आपका सामान ले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। कुछ एक बंदर तो इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हो चुके हैं, वो आपको देखेंगे आपकी तरफ और फ़ोटो खिंचाने में इतने प्रो हो चुके हैं कि आपको लगेगा ही नहीं। तो आप इंजॉय करिए वहाँ पे नज़ारा, आप आराम कीजिए और विश्राम कीजिए और फिर वापस आप उतरना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कैसी लगी ये सारी इन्फॉर्मेशन? आपको पसंद आई या आपको नहीं पसंद आई? तो प्लीज़ आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आपको लगता है कि जो मुझे और इम्प्रूव करना है। तो जैसा भी लगा हो इस वीडियो में आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।